discuss about history, chapter number 2 as a revision work. Its title is Vyapar se Samraj Tak. Last we discussed about the some topics related to these chapters. Today discuss about the next topic, कंपनी का फैलता शासन. हम लोग वहाँ पर आपने देखा था किस प्रकार से प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का उन्होंने अध्यक्ष कर दिया था और उसका धीरे धीरे कंपनी का जो शासन था धीरे धीरे पूरे भारत में फैला था. सर्वप्रथम देखा गया था यदि हम देखें तो 1757 से 1857 के बीच, क्योंकि 1757 से बंगाल पर अध्यक्ष हो गया था और 1757 से 1857 तक ये बीच का समय का था कि बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे किए जाने लगे. 1857 का यह वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि 1857 में फिर एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जो सिपाहियों के द्वारा आरंभ किया गया था. तो थोड़ा सा उसमें ये लोग अंग्रेज साम्राज्य अंग्रेज कंपनी के वाले दोस्त थे, ये थोड़ा डगमगा भी गए थे. तो यहाँ बीच का सफर दिन करा 1757 से प्रारंभ होकर के और 1857 तक में बहुत से भारत के राज्यों में उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था. तो क्या देखें तो बहुत बड़ी बातें सामने आती हैं. किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला अप्लाई नहीं किया. उन्होंने क्या किया, उसने किसी भी भारतीय रियासत का हल करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया. राजनीतिक दृष्टिकोण से या आर्थिक कोई प्रलोभन लेकर के या कूटनीति के द्वारा ही वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया. बक्सर की लड़ाई 1764 में, बक्सर की लड़ाई की लड़ाई 1764 ईस्वी में के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए थे. ये कंपनी के राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे. रेजिडेंट कौन होता है, वहाँ के प्रतिनिधि बना दिए गए थे जो राजनीतिक से संबंधित या अन्य आर्थिक से संबंधित जो भी समस्या उनका समाधान वो करेंगे. अपने तरह से उनको बना दिया गया था, कोऑर्डिनेटर जैसे होते हैं उस टाइप से. उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और आगे बढ़ना था. रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो लोग थे उनके अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे. धीरे धीरे क्या था, कंपनी के माध्यम से कार्य करते थे. उसके अतिरिक्त जो निजीकरण होने के कारण वो अपना दूसरे के जो आंतरिक शक्ति में भी वो धीरे धीरे इंटरफेयर करने लगे थे. और तो क्योंकि किस पद पर किसको बैठाए वो ये भी तय करते थे कि कौन सा राजा कहाँ का राजा बनेगा, किसको किस पद पर बैठाया जाएगा. ये सारे कि जो भी कार्य थे वो धीरे धीरे कंपनी अपने आप में लेने लगी थी. तो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार मिला जाता था. क्योंकि जो सेनाएं होती थी वो अंग्रेजों की सेना में की जाती थी. जो नहीं मानते थे और सुरक्षा दी जाती थी. इसलिए उन्हें सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी पैसा देती थी. और इस प्रकार से उसमें जो पहले गवर्नर जनरल जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मंजूर कर दिया था. क्योंकि नवाब के द्वारा जो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने चुक गए थे, इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे यानी कंपनी के द्वारा. क्योंकि एक सहायक सेना का एक ग्रुप बनाया गया था, समूह बनाया गया था जिसमें उन्हें पैसा जो था वो देना पड़ता था और जिससे वो चुक गए इसलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया था. और अंत में इसके आगे टीपू सुल्तान जो बंगाल में शासन था, इसको शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था. हैदर अली, इनके पिता का नाम हैदर अली था और हैदर अली का शासनकाल था 1761 से 1782. और उनके विख्यात पुत्र जिनका नाम था टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल रहा 1782 से और 1799 तक. हैदर अली का जो कार्यकाल था 1761 से 1782 तक और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का
1782 से 1700 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले जो भी बंदरघाट गांव से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, जो कंपनी के द्वारा वहाँ से निर्यात किया जाता था। क्योंकि अब शासन टीपू सुल्तान का था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, वहाँ से इन वस्तुओं का जो निर्यात था उसको रोक दिया था। और सुल्तान ने स्थानीय शासन सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। और जो वहाँ के स्थानीय कारोबार थे, जो कंपनी के साथ कारोबार करते थे, उनको भी रोक दिया गया था, क्योंकि वो यहाँ से खरीद करके और कंपनी को देने से कंपनी का उसका निर्यात अपने देशों के लिए करती थी, यूरोप के लिए। सुल्तान के इन कदमों से अगमूल हो गए, और जब ऐसा टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया तो इस साम्राज्य के जो अधिकारी थे वो अगमूल हो गए, और उन्होंने इस महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक कहने वाले व्यक्ति को वहाँ से हटाने की सोच लिया था। और उनको लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और उनको कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों को 4 बार जंग हुई। मैसूर के साथ हैदर अली के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ, और टीपू सुल्तान के साथ हुआ, जिसमें 1767 से 69 तक, फिर 1780 से 84, 1790 से 92 तक, और 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली कि मैसूर की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, जहाँ पर अंत में उन्हें कंपनी की जो शासन थे उनको सफलता मिली, और जो टीपू सुल्तान मारे गए थे उसमें मैसूर का राजकाज पुराने घोड़िया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि में जिसमें एक दूसरे के जो निर्धारण किया जाता था उसको के आधार पर कार्य किए जाते थे। इसके बाद आता है मराठों से लड़ाई। इसके बाद वहाँ पर दस्तखत होने के बाद धीरे धीरे कंपनी शासन 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि मुगल बादशाह के बाद, मुगल शासन के बाद मराठों का भी शासन था, और धीरे धीरे अंग्रेज यानी जो कंपनी के जो कारीगर थे वो धीरे धीरे उन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने सोचने लगे। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया, कि मुगल बादशाह के बाद दिल्ली से शासन करने के लिए मराठा उनका राज्य धीरे धीरे कई भागों में बांट दिया गया। इन राज्यों के बाद लोग सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थे। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री सुखायात्रा के अंतर्गत राजमंडल के सदस्य थे। एक के बाद एक कई युद्धों से कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हो गया। 1782 में एक सालवाई संधि बनाई गई थी, उसके साथ धीरे धीरे ये समाप्त हो गया था। और 1819 के तीसरे अपडेट मराठों की ताकत को पूरी तरह यानी अंत में आकर के 1817 से 1819 तक तो युद्ध चला था, इसको तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कहा गया था। इसको अंग्रेज और मराठों के बीच तीसरा युद्ध हुआ था 1717 से 1719 तक। उसमें उनको बिल्कुल चल दिया गया था, और पेशवा के पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। दक्षिण का पूरा भाग था वो ज्ञात हो चुका था। अगला टॉपिक आता है सर्वोच्चता का दावा। और जब ये सारे धीरे धीरे एक एक करके सारे राज्यों को स्थापित कंपनी के हाथ में आने लगा था, तो वो सर्वोच्च का दावा, अपनी सर्वोच्चता का दावा करने लगे। जबकि उनका समूह धीरे धीरे बढ़ने लगा था, तो उपरोक्त वर्णन की 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्र का विस्तार आक्रामक नीति पर चल रही थी।
और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की थी। उन्होंने ये दिखा दिया था कि वहाँ पर किसी लिए वो अपनी सर्वोच्चता का दावा कर रहे थे। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है, जो भारत के राज्य से उनसे ऊपर मानती थी और अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने मन पार मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की युक्तियों में दिखाई देती रही। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी उसके पूर्व पर हो चुका था। उत्तर पश्चिमी का जो भाग रह गया जिसको वो तय करना चाहते थे। 1838 में से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी को रूप में शासन स्थापित कर दिया। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने अधिग्रहण में कर दिया था। इसके बाद प्रकार से सर्वोच्चता का दावा। अगला आता है विलय की नीति। इसी टॉपिक में अगला टॉपिक है विलय की नीति। वो आखिरी है 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल ने लॉर्ड डलहौजी की नीति का ही नाम दिया गया था विलय की नीति। और यह सिद्धांत स्तर पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, इस विलय नीति का सिद्धांत था कि यदि किसी पुरुष जो राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात उसका कोई वारिस पुरुष नहीं है तो कंपनी उनकी रियासत हड़प में जाएगी और यानी कंपनी के विभाग का हिस्सा बन जाएगी। सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासतें उनके कब्जे में आती थी, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, ये सब उनके धीरे धीरे अधिकार क्षेत्र में आ गई। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने और उसके बाद में नागपुर, झांसी अंग्रेजों के यहाँ से मैं चली गई थी। झांसी का पता था आपने नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, लेकिन इसी की वजह से उनके कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने तक पुत्र को दिया था। इस नीति के आधार पर उसको वो नहीं बनाया गया था। उनका अंत में मृत्यु हो गई थी और अंग्रेजों ने फिर झांसी को भी अपने क्षेत्र में बना दिया था। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन में आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। और धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें उत्पन्न हुई तो अवध में कुछ लोग किसी कारण से वहाँ पर विद्रोह उत्पन्न हो गया था, जिसमें 1857 में एक महान विद्रोह जिसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया जाता है। ये जो विद्रोह हुआ था ये पुलिस जो सिपाही थे सेना के उनके द्वारा हुआ था। कुछ रणनीति पर मनमाने ढंग से काम कराए जाते थे, जिससे करने से उन्होंने मना कर दिया था। इस प्रकार से आज ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे अध्ययन करेंगे। थैंक्स।